आपकी बढ़ती उम्र को लेकर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे कोई बात करने से परहेज करे तो आपको भी परहेज करना चाहिए। दरअसल यह जो मैं बातें कह रहा हूँ यह पॉलिटिकल बातें हैं और यह बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट करने के बाद खुद जदयू के पार्टी के अंदर काफ़ी घमासान मचा और इसका मजा विपक्ष ने भी लिया। स्थिति यह हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बुलाया और लगभग 1.5 घंटे तक वह सीएम आवास में रहे। वहां से बाहर निकले, पत्रकारों को उन्होंने कहा कि यह ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार से लगातार मिलना होता है और यह मिलना कोई असहज नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इनको बुलाकर इनको समझाया है कि इस तरह की बातें इनको नहीं कहना चाहिए। क्या कुछ बातें हैं और ये सवाल जो उठने लगे हैं न सिर्फ पार्टी या पार्टी के बाहर, आखिर इसके क्या मायने हैं और इसके क्या जवाब होने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं, हम इससे बात करेंगे। नमस्ते सर। सर क्या लगता है कि जदयू में ऑल इज वेल नहीं है या फिर अशोक चौधरी के साथ ऑल इज वेल नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों चीजें हैं। जदयू के अंदर भी देखिए, जब सरकार आप एक बार महागठबंधन के साथ एक बार भाजपा के साथ जाएंगे तो किसी को असहजता इधर है, किसी को असहजता इधर है। इसकी वजह बहुत बड़ी है, इस पर बहुत विस्तार से अलग से बातचीत की जा सकती है इसकी वजह क्या है। लेकिन अभी जो अशोक चौधरी वाला मामला, देखिए अशोक चौधरी ने जो शेयर किया, मंत्री अशोक चौधरी ने, वो हम लोगों के पास भी 2-3 दिन पहले आया था और हम लोगों ने उसको शेयर नहीं किया क्योंकि वो शेयर बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। मैंने मेरे पास आया था, मैंने शेयर नहीं किया, मैंने देखा था तो ट्वीट किया, या सोशल मीडिया पे सब जगह चल रहा था, फेसबुक पे भी चल रहा था, ट्विटर पे भी चल रहा था। असल बात क्या है कि अशोक चौधरी ने जो बोला या जो लिखा या उनको बुलाया गया या उस मुद्दे पे नहीं बुलाया गया और बातें हुई, कल कैबिनेट की बैठक थी वो नहीं हुई, बहुत सारा चीज़ कल हुआ। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक नहीं होने के पीछे और भी कारण हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें थी कि अशोक चौधरी को बुलाया गया, अशोक चौधरी ने फिर आके बाहर कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं आता रहता हूँ, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो उठ ही गया है। मुद्दा इसलिए उठ गया है कि क्या नीतीश कुमार सही में बुजुर्ग हो गए हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से कह रहे थे कि भाई चाचा आप गद्दी छोड़िए, हम नए खून को दीजिए। उसके बाद तेजस्वी यादव आ भी गए थे सरकार में। तब ये जिस दिन सरकार बनी थी, आपको याद होगा, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी थी उस दिन मुख्यमंत्री के रूप में ही तेजस्वी यादव का जयकारा लग रहा था, क्योंकि अंदर से शपथ ग्रहण चल रहा था और बाहर राजद के कार्यकर्ता कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार आए हैं, कुछ दिन सेट करके सब कुछ, और उसके बाद इनको हैंड ओवर कर देंगे। तो हैंड ओवर तो हुआ नहीं। उसके बाद तेजस्वी ही दूसरे जगह चले गए, विपक्ष में चले गए और नीतीश कुमार वापस सरकार में, सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में ही बने रह गए। तो देखिए क्या है कि एक सवाल तो उठा ही है कि क्या उम्र के हिसाब से, उम्र का सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना कि देखिए नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये कोई अजूबा बात नहीं है, उम्र के कारण होता ही है। जो आदमी 70 के आसपास हो जाता है तो कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब। और कुछ ऐसी चीजें हम एकदम बिहार विधानसभा के सामने खड़े हैं और विधानसभा के अंदर, विधानमंडल, विधान परिषद में, विधानसभा में जो चीज़ें पिछले 1 साल में हुई हैं, अशोक चौधरी से लेके जीतन राम मांझी वाला जितना प्रकरण आप याद करेंगे, उन चीज़ों को लेकर बार बार ये सवाल उठा है क्या कि नीतीश कुमार क्या अब जो है वो कुछ असंतुलित हो रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो एक्टिव रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिजा में ये सवाल बार बार किसी न किसी रूप में उठ जाता है और मजा लेता है विपक्ष। इस बार जदयू की तरफ से, जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी तरफ से ये सवाल भले हो सकता है कि उनके लिए नहीं कहा गया, जो उनका कहना है, हो सकता है उनके लिए नहीं भी कहा गया हो, लेकिन ये सवाल उठ गया और उठ गया तो विपक्ष ने इसका मजा लिया। और जदयू के अंदर में भी दो जो खेमा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल अशोक चौधरी के खिलाफ भी था, ललन सिंह के खिलाफ भी था कि भाई ललन सिंह के साथ हैं या नहीं हैं। मतलब बहुत सारी बात आई। ललन सिंह भी इस मामले में इसलिए आए क्योंकि दिसंबर में जो चीज़ हुआ उनको अध्यक्ष से हटाया गया, तब से ये लग रहा था कि ललन सिंह अब संट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो केंद्र में मंत्री बन गए। अशोक चौधरी यहाँ है, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मतलब नीतीश कुमार के आसपास कौन है,
सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि सेकंड मैन कौन है। सेकंड मैन का जो बवाल है ना, आप समझिए कि सेकंड मैन जो नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, वो तो अलग बात है। सेकंड मैन कौन होगा, तो संजय झा निश्चित रूप से सेकंड मैन हैं, औपचारिक रूप से कार्यकारी अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से जो भी लेआउट बनता है जदयू का, उसमें मैं देखता हूं, मैं जो समझ पाता हूं कि संजय झा की भूमिका रहती है। भले अध्यक्ष बीच में ललन सिंह बन गए थे, लेकिन 2020 का जो चुनाव चल रहा था उस समय भी जो पूरा लेआउट था, जिस समय वर्चुअल चुनाव, वर्चुअल तैयारी, प्रचार, एवरीथिंग जो जदयू के अंदर हो रहा था, वो पूरी तरह से इन्हीं के पास से हो रहा था, मतलब संजय झा की तरफ से। और संजय झा को केंद्र में मंत्री बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, फिर जदयू का दो चेहरा केंद्र में रहे, ये दोनों चीज़ें भी आई। और देखिए, एक चेहरा ललन सिंह है जो केंद्र में मंत्री हैं, और एक चेहरा संजय झा जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो कार्यकारी अध्यक्ष के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं। और इस चीज़ का प्रचार भी जदयू के अंदर में ठीक ठाक हो रहा है कि जदयू के अंदर में उनकी भूमिका बड़ी है। तो मैं जो बात घुमा रहा हूँ, बात घुमाने के पीछे सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि जदयू के अंदर जो सेकंड मैन की लड़ाई है वो सामने नहीं आ रही है। जो आपने कहा कि क्या जदयू के अंदर सब चीज़ ठीक है, जदयू के अंदर या सरकार के अंदर सब चीज़ ठीक कैसे हो सकता है? सब चीज़ किसी के पास ठीक नहीं होता, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए या कहीं पर भी। जब लोकतंत्र में सब चीज़ ठीक तो नहीं हो सकता, सभी अपनी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई भी चाहेगा कि अगला आदमी हम बने अगर ऐसा मौका लेके, तो निश्चित रूप से अपना नंबर बढ़ाने के लिए, और अभी नंबर बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के आसपास ही रहना मैटर करता है कि नीतीश कुमार के आसपास रहें। तो इस सारी चीज़ों के बीच में अगर मैं इसको मानता हूं कि अशोक चौधरी, मैं अगर एकदम न्यूट्रल होकर बात करूं तो अशोक चौधरी ने भले इसकी मंशा के साथ नहीं किया होगा, ये गारंटी है। दूसरी ये गारंटी है कि इस पूरे प्रकरण को इस तरह से उछालने के पीछे अशोक चौधरी के जो विपक्ष के लोग हैं, जो अशोक चौधरी का नंबर घटाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो लोग जरूर होंगे इसमें। ये चाहे नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, या चाहे कोई हो, तो नंबर घटाने का, हम उनका नंबर बढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनका नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो 4-5 लोग नीतीश कुमार के आसपास, जो उनका आभा मंडल के आसपास जो 4-5 लोग हैं, जो उस ग्रह के उपग्रह हैं, एक तरह से। हम अब नाम ही खोल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार के बहुत करीबी है अशोक चौधरी, तो हैं ही, साथ में विजय चौधरी भी है। कहीं ना कहीं विजय चौधरी को अशोक चौधरी से कहीं ना कुछ खतरा तो दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, और मेरी कुछ दूरी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ माने कि जैसे संभवी का वहाँ से समस्तीपुर से टिकट देना, कहीं ना कहीं विजय चौधरी को ये भी तो खलता होगा। तो क्या लगता है कि ये सब बातें हैं? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने एक बहुत स्पष्ट बताया कि विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, संजय झा हों, ललन सिंह हों, आरसीपी सिंह के जाने के बाद, मतलब रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, वो मूलतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सब कुछ थे, मतलब आँख कान नाक मुंह जो कहिए सब कुछ थे। उन्होंने जदयू में एक तरह से संगठन को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जब आरसीपी सिंह यहाँ से निकले, जिस तरह से बेआबरू होकर निकले, उसके बाद ये तय था कि इस तरह की स्थिति बनेगी, और यह स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी कारण है, यही कारण जो है, इसी कारण से दिसंबर के अंत में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए गए, नीतीश कुमार ने वापस अपने पास कमान रखी, और उन्होंने वापस कमान रखने के कुछ दिन बाद ही बता दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे, क्योंकि संजय झा का कोऑर्डिनेशन जो सत्ता भाजपा के पास है, भाजपा से वो आए हैं तो उनके पास सत्ता है, और उनका कोऑर्डिनेशन वहाँ ठीक है। ललन सिंह एक आदमी जो है सरकार में चले गए, मतलब एक सरकार के अंदर, एक सरकार के बाहर नीतीश कुमार के आदमी, दोनों जगह पर एक बार मजबूत आदमी खड़ा है। देखिए, अब बाकी जो लोग यहाँ पर हैं, जो राज्य की राजनीति में लोग बच रहे हैं, दोनों आदमी राज्य की राजनीति में थे, दोनों आदमी केंद्र की राजनीति में चले गए। बाकी जो राज्य की राजनीति में बच गए हैं, जो पटना में रह रहे हैं, जो रिचेबल हैं, अभी जैसे अशोक चौधरी बता रहे थे कि वो स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी कारण है, यही कारण जो है, इसी कारण से दिसंबर के अंत में ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए गए, नीतीश कुमार ने वापस अपने पास कमान रखी, और उन्होंने वापस कमान रखने के कुछ दिन बाद ही बता दिया कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे, क्योंकि संजय झा का कोऑर्डिनेशन जो सत्ता भाजपा के पास है, भाजपा से वो आए हैं तो उनके पास सत्ता है, और उनका कोऑर्डिनेशन वहाँ ठीक है। ललन सिंह एक आदमी जो है सरकार में चले गए, मतलब एक सरकार के अंदर, एक सरकार के बाहर नीतीश कुमार
के आदमी दोनों जगह पर एक बार मजबूत आदमी खड़ा है। देखिए अब बाकी जो लोग यहाँ पर हैं, जो राज्य की राजनीति में लोग बच रहे हैं, दोनों आदमी राज्य की राजनीति में थे, दोनों आदमी केंद्र की राजनीति में चल गए। बाकी जो राज्य की राजनीति में बच गए हैं, जो पटना में रह रहे हैं, जो रिचेबल हैं, अभी जैसे अशोक चौधरी बता रहे थे कि वो हमेशा जाते आते रहते हैं, कल भी 1.5 घंटा 1 घंटा रह के आए, तो जो रिचेबल नहीं हैं उनके अंदर कोई मार काट नहीं है, लेकिन जो रिचेबल हैं वो निश्चित रूप से सभी जगह होता है कि जो कंपनी का सीईओ है उसके आसपास कोई रहना चाहता है, कोई कहीं कंपनी के मालिक के आसपास रहना चाहता है, कहीं पर भी यही होता है और यही यहाँ पर भी हो रहा है। तो जो अपना अपना नंबर का बढ़ाने का है, और ये सारी लड़ाई कुल मिला के सेकेंड मैन में मेरा नंबर है, तो ये कोई प्लस कर रहा है, कोई सामने वाले का माइनस कर रहा है। ये सारा जो जिसको कहते हैं जोड़ तोड़, वो जोड़ तोड़ चल रहा है सिर्फ इसी बात पर। और इसीलिए नीतीश कुमार को जो उठाया गया कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है या इस तरह की बात, उस एक लाइन से इतना बवाल हुआ, उसके पीछे वही कि भाई नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, सेकेंड मैन उनका कौन होगा। कुल मिला के इसका जवाब यही है जी। सेकेंड मैन का खतरा एक समझ में आया बात कि ठीक है अशोक चौधरी और या फिर विजय चौधरी, अशोक चौधरी को और क्या खतरा हो सकता है? नहीं, मैं खतरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीति में नीतीश कुमार, जब क्षेत्रीय दल होता है ना, देखिए भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, यहाँ पर सेकेंड मैन फर्स्ट मैन का कोई ज़्यादा बवाल नहीं है। कांग्रेस का अपना कंसेप्ट है कि वहाँ पर जो लोग रहेंगे वो तय है कि अध्यक्ष कोई बनेगा, लेकिन पावर में कौन रहेगा ये तय है। वहाँ पर इस तरह की नहीं है, वो क्षेत्रीय दल नहीं है, फिर भी वहाँ ये तय है। और कांग्रेस में फिर भी नेताओं की लंबी चौड़ी फौज है, और अच्छी बात यह है कि उन फौज में कोई सेकेंड मैन की लड़ाई नहीं रहती है सामान्य तौर पर। जो भाजपा के अंदर में भी आपको दिखेगा कि भाजपा में किसी वन मैन शो भी चल रहा है अगर, तो उसमें कोई सेकेंड मैन की लड़ाई कहीं नहीं होती दिखेगी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर अमित शाह कहीं चल रही है या नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं, इससे जेपी नड्डा को अंतर नहीं पड़ रहा। जेपी नड्डा कैसे चला रहे हैं उससे उनके बाद के किसी को खास अंतर पड़ता दिखता नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय दलों में ये संकट है। और लेकिन फिर जब आप क्षेत्रीय दलों में जाएंगे, लालू प्रसाद यादव की ओर घूमेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की ओर, तो वहाँ फिर वही संकट नहीं है। वो संकट इसलिए नहीं है कि वो डोमिनेटिंग हैं, शुरू से ही उनको पता है कि उनका वहाँ कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि लालू यादव रहेंगे, उसके बाद राबड़ी देवी रहेंगी, उसके बाद तेजस्वी यादव रहेंगे, अगली तैयारी में रोहिणी रहे, जो भी रहे, मतलब तेजस्वी यादव के पैरेलल ही हैं, जो भी हैं, बड़ी हैं छोटी हैं। अभी एक राजद खेमा से टूटकर, जदयू में मैं बता रहा हूँ कि जदयू ये इस चीज़ों से अलग है। जदयू के अंदर में लोकतंत्र कहीं न कहीं है, क्षेत्रीय दल होने के बावजूद जदयू के अंदर लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र में की ये खूबी है कि कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, ये सब होता रहता है और सब कोई चाहता है कि हम शीर्ष पे हम रहें। राजद से टूटकर आए हुए एक काफ़ी लोकप्रिय चर्चा है और वो जदयू में शामिल हुए हैं, उनसे भी तो इनको खतरा हो सकता है। देखिए, आप श्याम रजक की अगर बात कर रहे हैं तो श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। जदयू में इन चीज़ों से खतरा नहीं होता है। जदयू में राजद से आए हुए लोगों से कोई खतरा नहीं होता है। भाजपा में ऐसा हुआ है, भाजपा में ऐसा हुआ उलटफेर, लेकिन जदयू में आप देखेंगे विजय चौधरी पुराने हैं, अशोक चौधरी कांग्रेस से आए लेकिन अब पुराने हैं, संजय झा भाजपा से आए लेकिन बहुत पुराने हैं। जब जो भी लोग पुराने हो गए तब यहाँ पे कुछ हासिल कर पाए। ऐसा नहीं कि संजय झा आते के साथ कुछ बन गए, बड़ा कुछ हो गया। उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी तभी दी गई जब नीतीश कुमार का विश्वास वहाँ पर जाके टिक गया कि हाँ ये 100% जो है मेरे पास। आरसीपी सिंह के साथ भी यही हुआ था। आरसीपी सिंह को जब वो प्रशासनिक महकमे में थे, तो जब नीतीश कुमार ने पूर्ण विश्वास कर लिया तभी उनको यहाँ लाए। अभी भी कुछ आप देख रहे होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जदयू में ही आते हैं, वो इसलिए कि नीतीश कुमार जो जदयू में जिनको देख लेते हैं, ठीक मतलब प्रशासनिक या जहाँ पर भी, जब उनको लॉयल नज़र आता तभी वो इंटर कराते हैं। और जदयू में ये है कि देखिए आप लॉयल्टी के कोई यहाँ पे संकट नहीं है। श्याम रजक उधर से आए थे, राजद से आए थे जदयू में, फिर जदयू से राजद में चले गए थे, फिर राजद से जदयू में आए हैं। इस टाइप की साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी देगी, एक बड़ा पद भी दिया। निश्चित रूप से उनको दिया जाना चाहिए। श्याम रजक कोई छोटा चेहरा नहीं है। जो अभी राजनीति कर रहे हैं जितने लोग नीतीश कुमार के आसपास, उनसे कोई छोटा चेहरा नहीं है किसी। निश्चित रूप से मैं
99-2000 के आसपास श्याम रजक जब मंत्री थे, जब उनसे हमारी बात होती थी, तो उस समय भी वो कोई छोटा चेहरा नहीं थे। उनको कहीं कोई बता देता है कि वो धोबी थे, लालू के धोबी थे, इस टाइप की बात नहीं है। श्याम रजक की राजनीति बहुत पुरानी है और जेपी के समय से वो एक्टिव आदमी के रूप में थे, तो ऐसा नहीं है कि वो नए हैं। उनको देखने से कई बार आपको नए और युवा नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं और हाँ, मंजे हुए कलाकार हैं और उनको पद दिया जाना ही चाहिए था। अगर सरकार में कुछ नहीं दिया जाना है तो राष्ट्रीय स्तर पे पद दिया ही जाना चाहिए था और दिया गया है निश्चित रूप से। कुल मिला के निचोड़ क्या कहें उस जो जिसका मतलब विपक्ष कह रही है कि जैसे कि तेजस्वी ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, और चूंकि खेमा के अंदर भी काफी हंगामा हुआ इसको लेके, इसको क्या निचोड़ में क्या कहें? तेजस्वी यादव खेला का इंतजार जो है दिसंबर में भी कर रहे थे, नहीं हुआ। 28 जनवरी को भी कर रहे थे, नहीं हुआ। जब सरकार बदल गई 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट था तब भी नहीं हुआ, खेला का इंतजार कर रहे थे। जब लोकसभा चुनाव था तब भी वो खेला का इंतजार कर रहे थे, नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार को इतना कम आंकना, भाई तेजस्वी यादव हम लोग के सामने बड़े हुए हैं निश्चित रूप से। मैं जब रिपोर्टिंग करता था 95-96 में, मैं जब लालू जी के पास जाता था या आता था, उस समय बहुत छोटे थे और चीज़ों को मैंने देखा। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मैंने पत्रकारिता बहुत पहले शुरू की, तो मैंने देखा है इन चीज़ों को। तेजस्वी यादव किस हिसाब से सोचते हैं वो अपनी जगह पर रहें। तेजस्वी यादव सोचते हैं खेला होगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा कोई बड़ा खेला कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जो जिस पार्टी में लोकतंत्र रहेगा वहाँ पर ये चीज़ें होती रहेंगी। और कुल मिला के जो मुद्दा आप जो अंतिम में बात समझना चाह रहे हैं, अंतिम बात यही है कि नीतीश कुमार अगर अपने को एक्टिव दिखाना चाह रहे हैं, अभी पिछले आप 1 महीने पहले नीतीश कुमार को देखेंगे तो नीतीश कुमार कहीं जा ही नहीं रहे थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। अभी भी पिछले 1 महीने से वो बाहर निकल रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे 1 महीने, 2-2.5 महीने से उन्होंने नीतीश कुमार ने किसी भी मीडिया कर्मी से कोई बातचीत नहीं की। हमने भी उनको प्रयास किया था कि बातचीत करने का, कि अलग से भी कि बातचीत करें, वो किसी भी तरीके से बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। तो बातचीत के लिए जब तैयार नहीं है और कोई बयान मीडिया में आके नहीं दे रहे हैं, तो समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन वो बात ये नहीं है कि जदयू के अंदर कुछ चल रहा है, सरकार के अंदर खटपट है, एनडीए सरकार जाने वाली है, केंद्र की सरकार से वापसी होने वाली है, भाजपा से यहाँ, ये सब बात नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप को एक बार फिर से वापस एनर्जी लाना चाह रहे हैं और पिछले 15 दिनों में ये एनर्जी दिख भी रही है। आप सभी जगह, वो गंगा में भी नजर आ रहे हैं देखते हुए, घूमते हुए, वो आसमान से भी घूम रहे हैं, वो गर्दनी बाग में भी घूम रहे हैं, वो सुदूर सुपौल सहरसा भी जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने आप को रिएक्टिवेट कर रहे हैं। और आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, बुरे हो गए हैं, तो सवाल का जवाब भी वो स्वयं दे रहे हैं। हाँ, फिजा में सवाल आया है, तो सवाल इसलिए आया है कि सेकेंड मैन कौन होगा और उसकी गणित में कौन किसको मात दे देगा, कौन किसका नंबर घटा देगा। कहानी इतनी पर है कि नंबर घटाना है और अपना नंबर बढ़ाना है, ये सारा गणित चलता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र है पार्टी के अंदर में, तो लोकतंत्र के अंदर में ये सारा चीज होता रहता है। चलिए, कुल मिलाकर कहें तो यह वही गणित है कि किसका नंबर कम किया जाए और किसका नंबर कैसे बढ़ेगा और किसका कैसे घटेगा, यह जुगाड़ लगाने में हर कोई लगा हुआ है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।